नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माई पॉइंट ऑफ व्यू। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही वर्ल्ड ऑर्डर विश्व व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हर दिन कोई नया नया न्यूज़ आ रहा है, कोई अमेरिका से, कभी रसिया से, कभी चीन से, तो पाकिस्तान और भारत का तो चल नहीं रहा था। अब इसमें फिर रसिया से जो कुछ नया ये आया है, उसमें एक तरफ तो दिखता है कि रसिया पाकिस्तान के साथ अपना संबंध सुधार रहा है, और इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है कि जब से पाकिस्तान संघाई कोऑपरेशन का सदस्य बना है, तब से रसिया का झुकाव पाकिस्तान की तरफ पहले की तुलना में बढ़ा है। पाकिस्तान भी बार बार कहता रहा है कि वो रसिया के साथ 1970 के पहले जो संबंध था उसको फिर से पुनर्स्थापित करना चाहता है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के कराची में एक स्टील प्लांट के बारे में एक समझौता हुआ। इससे भारत की मीडिया में प्रचारित किया गया कि रसिया पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। अब इन सारी बातों का जवाब देते हुए रसिया के विदेश मंत्री ने क्या कहा है, पहले आप इसको सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम इसका विश्लेषण करेंगे और विश्व में और जगहों पर क्या क्या बातें हो रही है भारत के बारे में, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। I would like to confirm our sincere interest in the earliest possible resumption of the work of the Russia-India-China Troika. Now when, as I understand it, India and China have been reaching an understanding on how to calm the situation on the border down, it seems to me that the time has come to revive this Troika, the REC Troika. अब हम रसिया के विदेश मंत्री के स्टेटमेंट का विश्लेषण करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रसिया चाहता है कि भारत, चीन और रसिया के बीच में एक त्रिपक्षीय संबंध हो और वो संबंध काफ़ी मजबूत हो। तो ऐसी क्या परिस्थिति सृजना हुई हाल के दिनों में कि रसिया बार बार इस चीज़ को उठा रहा है। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस समय में भी रसिया से जो स्टेटमेंट आया वो यही था कि अमेरिका और यूरोपियन देश नहीं चाहते हैं कि भारत का संबंध रूस के साथ अच्छा रहे, और चूँकि चीन और रूस का संबंध अच्छा है तो वो चाहते हैं कि उसको रसिया को पसुपेश में डाल दें कि वो किसका समर्थन करे, चीन का या भारत का। इसीलिए इंडो पैसिफिक, इस जो एशिया पैसिफिक था उसका नाम बदल करके एक षड्यंत्र के तहत इंडो पैसिफिक कर दिया गया, ऐसा रसिया का मानना था। तो रसिया बहुत सारी चीज़ों पर उसे संदेह होने लगा है कि भारत कहीं अमेरिका या यूरोपियन यूनियन के ज़्यादा क्लोज तो नहीं जा रहा है, उसके ज़्यादा नज़दीक तो नहीं जा रहा है, तो उसका सशंकित होना स्वाभाविक है। और इस बीच संघाई कोऑपरेशन में जब से पाकिस्तान आया, तब से उसका जो पाकिस्तान के साथ संबंध है वो भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अलग बात है कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति बनती है जहां रसिया को भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना पड़ जाए, तो किसी भी कॉर्नर से, कहीं भी, किसी भी नज़रिए से अगर देखा जाए तो रसिया पाकिस्तान का समर्थन करेगा ऐसा नहीं लगता है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, वहाँ पर चीन की भी अपनी एक खास भूमिका है। तभी तो जब भारत पाकिस्तान का जो संघर्ष, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस क्रम में चीन खुल करके पाकिस्तान के समर्थन में आया। भारत में तो तुर्की और अजरबैजान की चर्चा ज़्यादा होती है, लेकिन रियलिटी ये भी है कि चाइना ने भी कहा था कि हम पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा करेंगे, और इसलिए उस समय इस स्टेटमेंट को, इस वक्तव्य को ऐसा माना गया कि अगर खुल के युद्ध होता है तो हो सकता है कि चाइना प्रत्यक्ष रूप से भी पाकिस्तान के समर्थन में आ सकता है, क्योंकि उसके बहुत सारे इंटरेस्ट पाकिस्तान में से जुड़े हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में रसिया का ये कहना कि भारत, चीन और रूस का एक ट्राइटा बनना चाहिए, एक ट्रिपार्टाइट संधि होनी चाहिए, एक ऐसा संबंध होना चाहिए जहां तीनों देश मिल करके वर्ल्ड व्यवस्था को असर कर सके। अब इसके अगर गहराई में सोचा जाए तो इसके पहले इसी ढंग का एक संगठन ऑलरेडी बन चुका है, जिसे हम क्वाड के नाम से जानते हैं। अभी क्वाड में कौन कौन देश हैं? क्वाड में भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, यानी ये 4 देशों का एक समूह है क्वाड। लेकिन अभी जब हाल के दिनों में पाकिस्तान के साथ भारत का संघर्ष हुआ, तो क्वाड का कोई भी देश खुल के सामने नहीं आया,
जबकि कहा यह गया था, जब ये क्वाड बना था तो यहाँ तक कहा गया था कि अगर, हालांकि वो औपचारिक रूप से उसको उस पर कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन चर्चा उठी थी कि क्वाड के किसी भी देश पर अगर कोई दूसरा देश हमला करता है तो वैसी स्थिति में क्वाड देश एक दूसरे का खुल करके समर्थन करेंगे। लेकिन ये बात अभी तक लागू नहीं हो पाई है। और जब पाकिस्तान के साथ जो संघर्ष हुआ उसमें भी ये क्वाड का कोई भी देश खुल के भारत के समर्थन में एक वक्तव्य भी नहीं दे पाए जैसा कि चीन ने पाकिस्तान के समर्थन में किया। तो क्वाड की प्रासंगिकता पर एक ढंग से प्रश्न चिन्ह तो खड़ा हुआ ही है। और इस बीच में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो बार बार स्टेटमेंट आ रहा है वो कहीं से भी भारत के पक्ष में दिखाई नहीं देता। एक तरफ जो एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक, उनको बुला करके सीधे कहते हैं कि तुम्हें जो इंडस्ट्री, एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो तुम भारत में लगाए हो उसे वहाँ से शिफ्ट करके अमेरिका में लगाओ, क्योंकि भारत में जो आईफोन बनता है वो सब अमेरिका में निर्यात होता है और अमेरिका में जो आईफोन बिकते हैं उसका 50% भारत में बना मेड इन इंडिया होता है। ऐसे में उन्होंने बहुत ही दबाव डालने का प्रयास किया कि टिम कुक जो चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं उसे कहीं ना कहीं उसे अमेरिका में शिफ्ट करें। उन्हें यह भी लालच दिया गया कि भारत जीरो टैरिफ पर लागू हो गया है, जीरो टैरिफ लागू करने के लिए तैयार हो गया है। अर्थात अगर टिम कुक एप्पल फ़ोन अमेरिका में बनाते हैं और अमेरिका में बनाकर उसी आईफोन को भारत में एक्सपोर्ट करते हैं तो ट्रंप का दावा था कि उन्हें भारत में कोई भी टैरिफ नहीं देना पड़ेगा, कोई उन पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर अगर भारत में इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाते हैं और बना करके उसे अमेरिकी बाजार में बेचना चाहते हैं तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दी थी कि 25% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप पर कितना विश्वास किया जा सकता है ये सोचने वाली बात है। जब मध्यस्थता की बात आई तो कभी बोलते हैं कि हमने मध्यस्थता कराई भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने में, सीज फायर कराने में, फिर अपने ही वक्तव्य से उलझ जाते हैं। अभी हाल के दिन में अमेरिका में एक कोर्ट में ट्रंप के वकील ने भी कहा कि भारत पाकिस्तान में जो समझौता हुआ, जो युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई थी उसे रोका गया, कोई सीज फायर हुआ तो उसमें अमेरिका का एक्टिव रोल रहा। अब हकीकत क्या है तो भारत सरकार जाने और डोनाल्ड ट्रंप जाने, लेकिन भारत सरकार और भारत सरकार के विदेश सचिव और उसके विदेश मंत्री हो, इन्होंने बार बार इस बात का खंडन किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं से भी मध्यस्थता की। लेकिन इसके अलावा एक सच्चाई ये है कि हाल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया जिसे उन्हें भारत का समर्थक माना जाए, जबकि नरेंद्र मोदी हाउडी मोदी के समय अमेरिका में ही जा कर के अब की बार ट्रंप सरकार कह के उनका वकालत किया था। जब वो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में भारत आए तो उस समय में भी डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार का नरेंद्र मोदी की सरकार ने भव्य स्वागत किया। डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कहते रहे हैं, लेकिन कहीं से भी ऐसी दोस्ती दिखाई नहीं देती, चाहे व्यापार हो या फिर स्ट्रेटेजिक उनके जो ये सैनिक दो देशों का बीच का जो संबंध होता है, इसमें भी कहीं से भी डोनाल्ड ट्रंप खुल करके भारत के पक्ष में बोलते नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि अभी तक उनका जो भी स्टेटमेंट आया है वो भारत के विरोधी रहा है। इसके बावजूद एक अच्छी खबर यह है कि जब पीयूष गोयल अमेरिका गए और उनके साथ एक भारत अमेरिका व्यापार समझौता कुछ आगे बढ़ा और उम्मीद की जाती है कि जून 2025 तक वो समझौता लागू हो जाएगा या उस पर सहमति बन जाएगी। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए प्रश्न ये है कि भारत कहाँ टिकता है। सच्चाई ये है कि चाहे दुनिया का कोई भी देश भारत के पक्ष में बोले या नहीं बोले, एक फैक्ट है कि भारत अपनी उपस्थिति दिखाने में सक्षम रहा है।
तभी तो अमेरिका का ही एक पूर्व विदेश मंत्री और एक दूसरे राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका पॉलिटिकल एक डिफेंस एनालिस्ट कहिए, रक्षा विश्लेषक, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अमेरिका को अपने इस भ्रम से बाहर आना चाहिए कि अभी भी वो जो चाहेगा वही विश्व में माना जाएगा। वो सब कराने में पहले सिंगल पोलर यूनिपोलर वर्ल्ड था जहाँ पर अमेरिका एक महाशक्ति हुआ करता था, लेकिन अभी का समय वर्ल्ड में 4 महाशक्तियाँ हैं। और उन्होंने ये अमेरिकन थिंक, मैं अभी ये जो बात कर रहा हूँ अमेरिकन थिंक टैंक की बात कर रहा हूँ, अमेरिकन अब मानने लगे हैं कि 4 शक्तियाँ हैं वर्ल्ड में, जिसमें अमेरिका, चीन, रसिया और भारत। यानी भारत को अब कोई भी शक्ति हो, चाहे अमेरिका हो या रसिया हो, इग्नोर नहीं कर सकता। ट्रंप की सरकार भारत को अभी जो दुविधा में डालने का या भारत के लिए जो परेशानी खड़ा करने का प्रयास कर रही है, उसके पीछे उनका उद्देश्य बार्गेनिंग करने का है। क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद कुछ जो जंगी जहाज़ हैं भारत रसिया के साथ खरीदने वाला है, जिस पर बात चल रही है, अभी फाइनल समझौता नहीं हुआ है। अजीत डोभाल जाने वाले थे, उसके बीच में कुछ उनका तबीयत खराब होने से बात रुक गई, आगे बात नहीं बढ़ पाई, लेकिन बहुत निकट भविष्य में ही वो समझौता होगा। अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत रसिया के साथ ज़्यादा घनिष्ठ संबंध हो और या ज़्यादा हथियार खरीदे। अभी हाल ही में अमेरिकन कुछ वहाँ के जो अमेरिकन थिंक टैंक के लोग हैं, वहाँ के जो जहाँ सरकार की नीतियों को बनाते हैं या उन्हें प्रभावित करते हैं, उनमें से ही एक ने, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था उस पर भारत और चीन के लिए कि भारत और चीन मिल करके रसिया से 70% तेल आयात करते हैं और इनसे जो पैसा दिया जाता है उसी पैसे से रसिया यूक्रेन के विरुद्ध में युद्ध लड़ रहा है। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि अगर भारत और चीन रसिया से तेल का आयात नहीं करें तो रसिया यूक्रेन के साथ युद्ध करने में सक्षम नहीं है। और प्रत्यक्ष रूप से अगर रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है तो इसका कारण उन्होंने भारत और चीन को ठहरा दिया। बहुत लोगों को पहले ऐसा लगता था कि भारत कहीं न कहीं पश्चिमी देश और अमेरिका द्वारा चीन के विरुद्ध में यूज किया जा रहा है। हाल के दिनों में ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि अगर भारत को प्रयोग ही करना था तो भारत को तो हर मामले में सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन इससे ये स्पष्ट होता है कि अगर भारत और चीन का संबंध बिगड़ता है तो वैसी स्थिति में न तो यूरोपियन देश या अमेरिका भारत के पक्ष में खड़ा होंगे, इस पर पूरा संदेह है। वो कभी भी चीन के विरुद्ध खुल के नहीं बोलेंगे। वो चाहते हैं कि भारत और चीन तो लड़े, लेकिन उनमें उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं हो। वो बाहर बैठ करके इसका आनंद लेना चाहते हैं। इसीलिए समय समय पर कभी चीन के पक्ष में तो कभी भारत के पक्ष में। अभी हाल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने जो चीन के साथ एक टैरिफ पॉलिसी पर समझौता किया, वो कम से कम हाल के दिनों में उनके निर्णय को देखते हुए अप्रत्याशित कहा जा सकता है। 1 से 25% टैरिफ को कम कर देना ये सोच से परे है। जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार चीन को धमकी देते थे, वो 25% के टैरिफ में आकर के फिक्स हो गए। तो ऐसी स्थिति में भारत को समझना होगा कि अपना हित क्या है। ये सही बात है कि पाकिस्तान के साथ जो अभी संघर्ष हुआ, उसके बाद से खास करके ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। ब्रह्मोस ने अपनी सफलता का झंडा गाड़ दिया है और ये जो विदेशी जो देश के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, जो बार बार कितने रफाल गिरे, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हो या फिर राहुल गांधी, ये रफाल की चर्चा करते हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं कि जब पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कजाकिस्तान में जाके खुद बोलते हैं कि हम फजल के नमाज के बाद भारत पर हमला करने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही भारत ने हम पर हमला कर दिया। यानी भारत ने हमें संभलने का मौका ही नहीं दिया। ऐसी स्थिति में
थोड़ा सा भी अगर किसी के पास विश्लेषण करने की क्षमता हो तो वो समझ सकता है कि भारत का क्या नुकसान हुआ होगा। जब पाकिस्तान खुद मान रहा है कि उसके हमला करने के पहले उसके 11 जो एयरबेस थे उसे भारत ने तबाह कर दिया, फिर भारत को उसने क्या नुकसान पहुंचाया। और दोनों ओर से एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि दोनों ओर से किसी ने भी जब एक दूसरे की सीमा का अतिक्रमण किया ही नहीं, उल्लंघन किया ही नहीं। भारत का कोई भी प्लेन पाकिस्तान में नहीं गया, न पाकिस्तान का कोई फाइटर जेट इंडिया में आया, तो फिर किसको मार गिराया? या तो भारत में अगर रफाल भारत में मार गिराया तो उसका मलबा जो होगा वो कहीं ना कहीं तो गिरता, भारत के कोई ना कोई आदमी तो देखता, तो वो तो दिखाई नहीं दिया। कोई भी यहाँ तो ऐसा नहीं है कोई मार्शल लॉ है। भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर रफाल गिराया गया तो उसका मलबा तो होना चाहिए, लेकिन वो मलबा भारत में किसी ने देखा नहीं। और पाकिस्तान में गिरा रहता तो पाकिस्तान पहले से ही फोटो खींच के उसका ढिंढोरा पीटता, पत्रकारों को ले जाकर के वहाँ दिखाता, देसी विदेशी पत्रकारों को ऑन द साइट ले जाकर दिखाता कि देखिए हमने इस 5 रफाल को मार गिराया। लेकिन न तो पाकिस्तान ने रफाल का मलबा दिखा पाया और न भारत में कहीं किसी ने ये दिया। फिर ये बातें सिर्फ सेना के मनोबल को घटाने के लिए की जा रही है, ऐसा मेरा मानना है। सुब्रमण्यम स्वामी की जहाँ तक बात है, सुब्रमण्यम स्वामी तो अभी भाजपा के सदस्य हैं, लेकिन भाजपा के विरुद्ध में, मोदी के विरुद्ध में वक्तव्य देते रहते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, वो तो विपक्ष के नेता हैं। और उनके बाद एक प्रश्न उठाया है आंध्र प्रदेश के एक मुख्यमंत्री ने, कोई नेता ने नहीं, आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो अब तक पीओके भारत में आ गया रहता। मेरा अपना मानना है कि पीओके को भारत में लाना ही नहीं चाहिए। लाने से क्या मिलेगा? सिर्फ ज़मीन नहीं मिलेगी, वहाँ के भूखे नंगे लोग भी भारत में शामिल होंगे, फिर उनके विकास की जिम्मेवारी भी आपके हमारे टैक्स के पैसे से करनी पड़ेगी। इसलिए जो आपके पास है उसका विकास कीजिए। पीओके लेकर के भारत को बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो भी मिनरल्स हैं उसका ऑलरेडी एक्सप्लॉयटेशन पाकिस्तान कर चुका है, और चाइना पाकिस्तान मिल करके उसको एक ढंग से खाली कर चुके हैं। उस पहाड़ को लेकर के भारत बहुत कुछ पा लेगा, ऐसा मुझे नहीं, ये मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत मत है। मुझे लगता है कि पीओके के बारे में कोई जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद वहाँ के जिहादियों की संख्या ही बढ़ेगी। वहाँ पर जैसे जो रेडिकलाइज किया गया है इतने दिनों में, तो वहाँ की जनता अगर अभी पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध में है, कल वो भारत सरकार के विरुद्ध में एक अलग से सिरदर्द बनेगी। खैर, फिर भी जो भी हो, रेवंत रेड्डी का कहना है, जो तेलंगाना के, सॉरी आंध्र प्रदेश मैंने बोल दिया था, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका कहना है कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते तो पीओके आ जाता। भाई, राहुल गांधी के पहले उन्हीं के पार्टी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और एक डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी भी रही, और प्रत्यक्ष रूप से मनमोहन सिंह के समय में शासन सोनिया गांधी का ही चलता था। उसके पहले उनके पिता राजीव गांधी भी रहे, उनकी नानी, उनकी दादी इंदिरा गांधी भी रही, उनके भी फादर जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री रहे। तो जवाहरलाल नेहरू ने तो पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान को दिया ही था, फिर वापस किससे करते? और ये इतने लोग हुए, इन्होंने क्यों नहीं किया? तो ये बेकार की बातें हैं। रियलिटी यही है कि भारत अपने विरोधियों से अंदर ही लड़ने में उसे दिक्कत होती है। विदेशों जो दूसरे देश के लोग हैं वहाँ पर भारत को बहुत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि रसिया का अभी जो स्टेटमेंट है, जिसका शुरू में मैंने बताया, आपको वीडियो दिखाया, उस वीडियो में क्लियर मान रहे हैं कि भारत और चीन अपने सीमा विवाद को सुलझाने के करीब हैं। और ये जो स्टेटमेंट रसिया के विदेश मंत्री दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये अमेरिका या दूसरे देशों को नहीं पता है? अब उन्हें इस बात के कारण खलबली मची हुई है कि अगर भारत चीन का संबंध अच्छा हो जाता है
फिर भारत, चीन, रसिया एक किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं, तो ये दुनिया के सबसे बड़ा पावरफुल संगठन तैयार कर सकते हैं। और इससे अमेरिका डरा हुआ है। उसे आज भी ये भ्रम है कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो इस भारत और चीन के संबंधों में जो सुधार हो रहा है उसका भी वो विरोध करना चाहता है। इसीलिए ये हर ढंग का हथकंडा अपनाया जा रहा है ताकि भारत पर एक ढंग से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके, ताकि वो भारत वही करे जो अमेरिकन और पश्चिमी देशों के अनुकूल हो।